साल 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न के करीब से गुजरा था। इसने हमें सैटर्न के रिंग्स की तस्वीरें भेजी थी और इसके साथ ही सैटर्न के चांद की भी तस्वीरें भेजी थी, जिसका नाम टाइटन था। एक ऐसा चांद जिसका एक मोटा एटमॉस्फेयर था, जिसने एक ही बार में साइंसदानों का दिल जीत लिया और नासा ने ये तय कर लिया कि हमें सैटर्न के उस चांद पर जाना ही चाहिए। लेकिन ये कोई आसान मिशन नहीं था, इसीलिए नासा ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर सैटर्न पर जाने का फैसला किया। एक ऐसा मिशन जिसमें हम सैटर्न को पहली बार ऑर्बिट करने वाले थे। ऐसा मिशन जो करीब 20 साल तक चलने वाला था। इस मिशन में हमने सैटर्न को काफी करीब से देखा। इस मिशन की सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के चांद पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले भी हमने दूसरे प्लेनेट्स पर लैंड किया था, इसलिए ये हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी दूसरे प्लेनेट के चांद पर लैंड करने जा रहे थे। एक ऐसा चांद जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जो गहरे बादलों से ढका हुआ था। आखिर इस चांद के अंदर क्या था और ऐसी क्या बात थी जिससे साइंसदानों को लगा कि जमीन के बाद इस चांद पर जिंदगी हो सकती है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। टाइटन, जो कि साइज में मरकरी से भी बड़ा है और जमीन के बाद यही एक ऐसा चांद है जहां सॉलिड सरफेस मौजूद है, यानी कि अगर ये सैटर्न के ऑर्बिट में ना होकर सूरज का चक्कर लगाता तो हम इसे भी एक प्लेनेट ही कहते, क्योंकि ये एक चांद है और इसका एक खास नाम भी है, प्लेनेट लाइक मून, यानी कि प्लेनेट के जैसा चांद। जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। टाइटन साइज में हमारे चांद से 50% बड़ा है। टाइटन का डायमीटर 5149 किलोमीटर है और ये हमारे चांद से 80% ज्यादा मैसिव भी है। टाइटन की तस्वीरें मिलने के बाद साइंसदान वहां पर जाने के लिए बेताब हो गए। फाइनली 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कैज़नी वेगस स्पेसक्राफ्ट और उसने स्पेस में 7 सालों का सफर तय किया और फिर 1 जुलाई 2004 को ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न में सही सलामत पहुंचा। सैटर्न पर इससे पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, पायोनियर, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इसीलिए हमारे पास सैटर्न के बारे में कुछ डाटा मौजूद था। इन तीनों मिशंस में सैटर्न को फ्लाई बाय किया गया था, लेकिन कैज़नी पहला ऐसा मिशन था जिसमें हम सैटर्न को ऑर्बिट करने वाले थे। कैज़नी ने हमें जो तस्वीरें भेजी, इसकी वजह से हम सैटर्न को अच्छी तरह देख सके और पहली बार हमने सैटर्न को इतनी बारीकी से देखा। कैज़नी अपने साथ एक मुसाफिर को भी लेकर जा रहा था। ये मुसाफिर सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर लैंड करने वाला था। ये एक लैंडर था जिसका नाम ह्यूजेंस था। ये नाम एक साइंसदान क्रिस्टन ह्यूजन के नाम पर रखा गया है। इस साइंसदान ने 1655 में सैटर्न को डिस्कवर किया था, लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि टाइटन के पास हमारी जमीन के जैसी एक मोटी सी सतह भी है। टाइटन के सरफेस को पहले वॉयेजर 1 मिशन के दौरान नजदीकी से देखा गया था, लेकिन हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए टाइटन के सरफेस के अंदर नहीं देख पाए थे और हमें इसके सतह के अंदर देखना था कि आखिर ये टाइटन की सतह के अंदर क्या है, और इसे ही जानने के लिए कैज़नी वेगस को टाइटन के पास भेजा गया था। कैज़नी स्पेसक्राफ्ट नासा का बनाया हुआ रोबोटिक स्पेस क्रो था। इसमें लगा लैंडर ह्यूजेंस, जिसको ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था। 2004 के लास्ट में कैज़नी सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच गया और 24 दिसंबर 2004 को कैज़नी से ह्यूजेंस को अलग कर दिया गया। अब ह्यूजेंस अपने मिशन पर था और कैज़नी ने भी टाइटन के ऑर्बिट से उसकी कुछ तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों के जरिए हम टाइटन की धुंधली सतह को देख पा रहे थे। कैज़नी में लगे राइफर कैमरा की मदद से जब इसकी धुंधली सतह के नीचे देखने की कोशिश की गई तो हमने गहरे और हल्के रंग के धब्बे देखे जो समंदर में मौजूद झीलों की तरह लग रहे थे। जब ह्यूजेंस टाइटन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसने कंट्रोल सेंटर यानी कि ESA को लगातार तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। टाइटन की ग्रेविटी कम है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है। टाइटन का एटमॉस्फेयर इसकी सतह से करीब 995 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ह्यूजेंस टाइटन के एटमॉस्फेयर के अंदर करीब 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दाखिल होता है। करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई से धुंधली सतह ही दिखाई देती है। ह्यूजेंस का पैराशूट खुलता है और इसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। जैसे जैसे ये नीचे जाता है, तस्वीरें और साफ होने लग जाती हैं और हमें छोटे छोटे पहाड़ नजर आते हैं। इसके अलावा ह्यूजेंस ने हमें जो तस्वीरें भेजी, उसके जरिए हम इन पैटर्न्स को देख सकते हैं, ठीक जैसा यहाँ जमीन पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि सूरज से करीब 1.4 अरब किलोमीटर दूर यहाँ का टेम्परेचर करीब 179 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ ऐसे लिक्विड दरिया और समुद्र कैसे मौजूद हो सकते हैं?
टाइटन का मोटा एटमॉस्फेयर बना है 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन गैस से, यानी जमीन के बाद टाइटन के पास ही दूसरा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ साइंसदानों के माइंड में ये सवाल चल रहा था कि आखिर ये दरिया बने किस चीज से थे, क्योंकि इतनी सर्दी में पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना नामुमकिन है। इस सवाल का जवाब टाइटन के एटमॉस्फेयर में छुपा था। टाइटन के एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन के बाद मीथेन की ज्यादा मिकदार देखने को मिलती है। लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के जरिए साइंसदानों ने देखा कि मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बोनिक कंपाउंड इतने कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, यानी टाइटन के दरिया पानी से नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से बने थे। जी हाँ, लिक्विड मीथेन से। टाइटन एक ऐसी जगह है जो देखने में बिल्कुल हमारी जमीन जैसी लगती है। यहाँ पहाड़, नदियाँ और समंदर भी हैं, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद ये जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक पूरी तरह की अलग दुनिया है। टाइटन की जमीन बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी हुई है, यानी टाइटन में ये रेगिस्तान और ये पहाड़ सब बर्फीले हैं। टाइटन के इतने कम टेम्परेचर में पानी सॉलिड चट्टान की तरह और मीथेन लिक्विड वाटर की तरह बिहेव करती है। जब 14 जनवरी 2005 को ह्यूजेंस टाइटन की जमीन पर लैंड हुआ, तब इसने कुछ सेकंड्स तक ये तस्वीरें जमीन पर भेजी। और क्या आप जानते हैं कि मार्स के बाद ये एक ऐसा सयारा है जो जमीन से इतनी दूर है, जिसकी सरफेस पर हम लैंड हुए हैं। टाइटन की इस अजीबो गरीब दुनिया में बारिश भी होती है, वो भी लिक्विड मीथेन की। टाइटन की ये दुनिया हमारे ईंधन की नदियों से बनी है। साइंसदानों का मानना है कि टाइटन के समुद्र में कहीं न कहीं जिंदगी मौजूद है। इसकी बनावट जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। जी हाँ, टाइटन के समुद्र में हो सकता है कि किसी खास तरह का बैक्टीरिया मौजूद हो जो वहाँ के माहौल के हिसाब से आराम से रह सकते हैं, क्योंकि टाइटन एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लातादाद मौजूद हैं और यहाँ पर जिंदगी जरूर मौजूद हो सकती है। लेकिन फर्क ये रहेगा कि टाइटन में मौजूद ये जिंदगी हमारे लिए पूरी तरह एलियन लाइफ होगी, एक अलग तरह की जिंदगी जो हमारी जमीन की जिंदगी से पूरी तरह मुख्तलिफ होगी। सैटर्न के दोनों चांद टाइटन और एनसेलेडस दोनों ही बहुत खास हैं। कैसिनी टाइटन के एटमॉस्फेयर में ऑर्बिट कर रहा था, जो टाइटन की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कैसिनी ने टाइटन के करीब 4 KB डाटा को कलेक्ट करके जमीन पर ट्रांसफर किया था। टाइटन हमसे इतना दूर है कि कैसिनी जो कुछ वहाँ देख रहा था वो हम जमीन पर 1 घंटे बाद देख रहे थे। हमें टाइटन की अजीबो गरीब दुनिया को देखने के लिए 7 सालों का इंतजार करना पड़ा और आखिरकार हमें इस लंबे इंतजार का फल मिला है। हमने टाइटन के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी कैसिनी ने अपने मिशन को पूरा करना था। सैटर्न की स्टडी करके हमने इस वीडियो में टाइटन के बारे में जाना, लेकिन अभी सैटर्न के बारे में जानना बाकी है। मैं सैटर्न पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप सैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्पेस की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।